और आज की चर्चा का विषय है डेटा साइंस। तो इससे पहले कि हम डेटा साइंस की डेप्थ में जाएं, आइए एक बार आज के एजेंडा की तरफ नजर डाल लें। तो हम शुरुआत करेंगे डेटा साइंस के इंपॉर्टेंस से और देखेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम जानेंगे क्या एग्जैक्टली होता है डेटा साइंस। ये हम सीखेंगे एक सिंपल एनालॉजी के साथ। इसके बाद हम एक यूज केस समझेंगे और फिर डेटा साइंस की लाइफ साइकिल के स्टेप्स देखेंगे। और मैं एक्सप्लेन करूंगा डेटा साइंस कैसे काम करता है। फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अक्सर लोगों को मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के बीच में काफी कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन भी मैं आपकी दूर कर दूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेटफ्लिक्स के बारे में और देखेंगे कैसे उन्होंने डेटा साइंस यूज करके $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर ली। फिर हम मार्केट बास्केट एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कैसे लोकल रिटेल शॉप्स जरूरी इंसाइट्स निकालते हैं अपने कस्टमर की बाइंग हैबिट्स के हिसाब से। उसके बाद हम एसोसिएशन रूल माइनिंग समझेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे ए प्रायोरी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करके। और डेमो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी रिटेल शॉप की सेल्स बढ़ा सकते हैं उसकी शॉपिंग बिहेवियर एनालाइज करके। और फाइनली मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा कुछ डेटा साइंस फैक्ट्स के साथ और हम जानेंगे कि क्यों हमें डेटा साइंस पढ़ना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं डेटा साइंस की जरूरत क्यों पड़ी। एक टाइम था जब डेटा को हम एक्सेल शीट्स में स्टोर करते थे। वो दिन काफी अलग थे क्योंकि उस समय बहुत ही कम डेटा जनरेट होता था और वो डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी होता था। सिंपल बीआई टूल्स यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स से भी काम हो जाता था, बट टाइम बदल चुका है काफी। हम एक दिन का 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स डेटा जनरेट करते हैं और ये तो बस शुरुआत है। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2020 तक 1.7 MB डेटा पर सेकेंड जनरेट होगा और वो भी पर पर्सन। तो क्या आप सोच सकते हैं ये कितना डेटा है? ये काफी सारा डेटा है। यही नहीं, डेटा जो जनरेट हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसकी वजह से पुराने बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स इसको प्रोसेस नहीं कर पाते और हम यूजफुल इंसाइट्स नहीं निकाल सकते। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए डेटा साइंस का आविष्कार हुआ। तो आइए देखते हैं डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, डेटा और साइंस। डेटा कोई सा भी रॉ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। ये काफी अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि ट्रांजैक्शनल डेटा या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। वहीं दूसरी तरफ आता है साइंस। साइंस है जो कि ज्यादातर एक्सप्लोरिंग और ऑब्जर्विंग पे डिपेंड करता है। तो डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्शन करना और उससे इंसाइट्स निकालना किसी भी साइंटिफिक मेथड यूज करके, उसको ही डेटा साइंस कहते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि सारे ह्यूमंस यानी कि हम सारे लोग पहले से ही डेटा साइंटिस्ट होते हैं एक तरह से, तो आइए मैं समझाता हूँ ये कैसे है। अगर आप अपने आसपास देखें तो हर वक्त हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं। तो लेट्स से कि हम कार से ऑफिस जा रहे हैं और हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक शॉर्टकट रूट है रूट ए और एक दूसरा लंबा रास्ता है रूट बी। अब ऑब्वियसली मैं और आप रूट ए ही लेंगे, बट अगर आपने दूर से देखा कि रूट ए पे काफी ट्रैफिक है और आपके पुराने बुरे एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, तो आपने रूट बी लेने का डिसीजन लिया जो कि बड़ा है और जिसमें ट्रैफिक नहीं है। तो ये डेटा साइंस से कैसे रिलेटेड है, आइए देखते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉब्लम है, तो पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जो है सबसे फास्टेस्ट रूट सेलेक्ट करना। उसके बाद डेटा कलेक्ट करना। तो अब डेटा कैसे कलेक्ट करें? हमने देखा कि रूट ए पे बहुत ट्रैफिक है कंपेयर टू रूट बी, तो ये हमारा डेटा कलेक्शन का स्टेप हो गया। अगला स्टेप आता है डेटा प्रोसेसिंग। अब जब हमारे पास रूट ए का डेटा है तो ट्रैफिक के साथ साथ हमने काफी अननेसेसरी डेटा भी कलेक्ट किया है, जैसे कि कार का कलर, कार मॉडल्स, कितने टू व्हीलर्स जा रहे, कितनी बाइक्स है, कितने कार्स है। ऑब्वियसली हमें उन डेटा की जरूरत नहीं है, ये डेटा इररिलेवेंट है और हमारी यूज केस में इसका कोई फायदा नहीं। तो अगला स्टेप आता है इस डेटा को एक्सप्लोर करना। जब हमने रूट ए का डेटा इकट्ठा किया है, अब बारी आती है रूट बी की, जिसमें हमने काफी कम ट्रैफिक देखा और हमारे पास एक्सपीरियंस के मुताबिक हमने ये प्रेडिक्ट किया कि रूट ए में हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर टू रूट बी। सो बेसिकली हमने डेटा से जो काम की चीजें थी सिर्फ वही एक्सट्रैक्ट की और समझा और उसकी प्रिडिक्शन करी। और यही डेटा साइंस होता है, द एबिलिटी टू टेक डेटा, उसको समझना, प्रोसेस करना, वैल्यूज निकालना और फिर प्रिडिक्ट करके डिसीजन लेना। तो आइए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। पहला बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, दूसरा डेटा एक्विजिशन, डेटा प्रोसेसिंग, चौथा होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, पांचवा मॉडलिंग और छठा डिप्लॉयमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट से। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी होता है कि आप उस प्रॉब्लम को समझे जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं। इस स्टेज में आपको ऑब्जेक्टिव्स और वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जिस पे आप प्रेडिक्शन करेंगे।
अगला स्टेप आता है डेटा एक्विजिशन। अब आपने अपनी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए, फिर आता है डेटा गैदर करने का टाइम। इसको ही कहते हैं डेटा एक्विजिशन। अगला स्टेप आता है डेटा प्रोसेसिंग का। आप लकी हो अगर आपके पास सारा डेटा पैक्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, वरना सही मीनिंगफुल डेटा खोजने में काफ़ी दिक्कतें आती है। बहुत टाइम और एफर्ट भी जाता है इसमें। अगर आपका डेटा डेटाबेस में है तो डेटा निकालना रेलिवेंटली आसान हो जाता है, क्योंकि आप सीक्वल क्वेरी यूज करके उसे निकाल सकते हैं। बट अगर डेटा प्रॉपर डेटा सेट में नहीं है तो उसे स्क्रैप करना होगा। यहीं पे आप अपने डेटा को डिजायर्ड फॉर्मेट में चेंज भी करते हैं। डेटा मिलने के बाद सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आता है, जो है डेटा क्लीनिंग। बिग डेटा प्रोजेक्ट्स में ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम टेराबाइट साइज की डेटा पर काम करते हैं। और काफ़ी डेटा साइंटिस्ट से हुए इंटरव्यूज से ये पता चलता है कि उनका 50 to 80% टाइम क्लीनिंग में जाता है। बट क्या होता है एग्जैक्टली डेटा क्लीनिंग? इस पे इतना टाइम क्यों जाता है, आइए देखें। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि काफ़ी तरह की इनकन्सिस्टेंसीज होती है डेटा में, जैसे कि फॉर्मेट सही नहीं होना, वैल्यूज मिसिंग है। इन सब चीज़ों को फिक्स करना ही इस स्टेज का काम है, जो कि है डेटा क्लीनिंग। उसके बाद अगला स्टेज आता है डेटा एक्सप्लोरेशन। अब इसके बाद आपके पास साफ सुथरा डेटा सेट होता है, जिसपे अब हम एनालिसिस करेंगे। इस स्टेप पे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, लाइक काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। और इस स्टेप पे आप पैटर्न्स भी खोजते हो। अब पैटर्न्स खोजने के काफ़ी तरीके होते हैं, लाइक कोई भी रैंडम डेटा सेट उठाकर आप उसका हिस्टोग्राम चेक कर लो, या फिर इंटरैक्टिव सा विजुअलाइजेशन आप बना सकते हैं, जिससे आपको हर एक डेटा पॉइंट की जानकारी भी मिलती है। इन सब जानकारी से आप हाइपोथेसिस फॉर्म करके प्रॉब्लम टैकल करते हैं। अगला स्टेप आता है डेटा मॉडलिंग, और इस स्टेज में हम तीन इंपॉर्टेंट टास्क एड्रेस करेंगे। अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ऑप्टिमल डेटा फीचर निकालना, फिर एक मॉडल तैयार करना जो टारगेट को मोर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करे, और फाइनली हमें उस मॉडल की एफिशिएंसी टेस्ट करनी पड़ती है। इन सब के बाद आता है फाइनल स्टेप, वो है डिप्लॉयमेंट। इस स्टेज का मेजर गोल होता है फाइनल मॉडल को प्रोडक्शन में डालना। यूजर्स को परफॉर्मेंस वैलिडेट करनी होती है, और अगर कोई सा इश्यू आता है तो उसे फिक्स करना भी इसी स्टेज का पार्ट होता है। तो ये सब तो डेटा साइंस की लाइफ साइकिल हो गई। अब काफी लोगों को मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के बीच में अक्सर काफी कंफ्यूजन रहती है कि ये चीजें एग्जैक्टली क्या है और डेटा साइंस में ये कहाँ यूज होती है। तो चलिए ये कंफ्यूजन भी मैं आज दूर कर ही देता हूँ। तो डेटा साइंस बेसिकली नॉलेज एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं, जिसमें हम तरह तरह के टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ह्यूमन बिहेवियर्स को मशीन में मिमिक करने की मदद करता है। और मशीन लर्निंग की बात करें तो ये एआई टेक्निक का सबसेट है, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करके मशीन की एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है। फाइनली अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो ये मशीन लर्निंग का भी सबसेट है, जिसपे हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके कंप्यूटेशन करते हैं। और ये तीनों एआई, एमएल और डीप लर्निंग सारा डेटा साइंस के अंदर आता है। तो एक डेटा साइंटिस्ट को इन सभी फील्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। तो चलिए अब नेटफ्लिक्स का एक पॉपुलर यूज केस देखते हैं। तो आई एम श्योर आप सभी को नेटफ्लिक्स के बारे में पता होगा। नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। इसी बढ़ती हुई ग्रोथ ने मूवी इंडस्ट्री को काफी पीछे छोड़ दिया है। और इससे एक काफी बड़ा सवाल आता है कि एक वेबसाइट ने आखिर ऐसे क्या किया कि पूरी हॉलीवुड और बॉलीवुड हिल गई है। इसका सिंपल सा जवाब है डेटा। नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम कॉन्स्टेंटली बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर रहा होता है, जो कि मोस्टली यूजर्स की एक्टिविटीज का डेटा होता है। लाइक उन्हें किस तरह की मूवीज पसंद है, कितनी लंबी वीडियोस देखते हैं, किस लैंग्वेज में देखते हैं। वो इतनी छोटी छोटी चीजें भी ट्रैक करता है कि आप सोचोगे कि इससे क्या फायदा। वो ये भी ट्रैक करता है कि कब आप पॉज कर रहे हैं, कब रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस दिन आप मूवी देखते हैं, किस दिन आप टीवी सीरीज देखते हैं। जैसे कि वीकडेज में यूजुअली लोग टीवी शोज देखते हैं और वीकेंड्स पे मूवीज। किस लोकेशन से आप स्ट्रीम कर रहे हैं, रेटिंग्स, सर्चेस और ब्राउजिंग हिस्ट्री भी। ये तो बस कुछ ही चीजें हैं, और ये वो हर यूजर के लिए ट्रैक करते हैं, यानी कि 100 मिलियन यूजर्स के लिए। इसलिए उनका कस्टमर रिटेंशन रेट काफी हाई है। तो इस डेटा का आखिर करते क्या है? वो नई हिट सीरीज खोजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको पता था कि हाउस ऑफ कार्ड्स और सीक्रेट गेम्स जैसे शो ऑलरेडी हिट जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से डेटा इकट्ठा था, जिससे उन्हें पता चला कि यूजर्स एक्चुअली चाहते क्या है, किस तरह के शोज देखना चाहते हैं। उनके पास पर्सनलाइज वीडियो रैंकर भी है, और हर यूजर का नेटफ्लिक्स अलग दिखता है। सेम जॉनर में अलग अलग यूजर्स को अलग अलग कंटेंट दिखता है। आपके लिए वो टॉप वीडियोस पिक करते हैं, कौन सी वीडियोस ट्रेंडिंग है और आपको कौन सी पसंद आ सकती है ये भी बताते हैं। कंटिन्यू वॉचिंग भी एक अच्छा फीचर है,
जो देखता है कि आपने कौन कौन सी वीडियोस बीच में छोड़ दी है और शायद आप उसे वहीं से देखना चालू करें। वीडियो वीडियो सिमिलैरिटी एल्गोरिथम, ये आपके वॉच हिस्ट्री से मिलती जुलती वीडियोस आपको सजेस्ट करता है। तो ये था नेटफ्लिक्स के बारे में। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि डेटा साइंस का किस हद तक फायदा उठाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये क्या होता है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस एक बहुत ही की टेक्निक है जो कि रिटेलर्स आइटम के एसोसिएशन के लिए यूज करते हैं। ये टेक्निक आइटम के बीच में रिलेशनशिप्स निकालता है जो कि कस्टमर साथ में खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड खरीदने वाले लोग अक्सर साथ में बटर, जैम या अंडे भी खरीदते हैं। तो अगर कोई ब्रेड के साथ बटर खरीद रहा है और उसने देखा कि एग्स पे डिस्काउंट है, तो नेचुरली वो ज्यादा पैसे स्पेंड करेगा और अंडे भी खरीद लेगा। अब ये प्रोडक्ट्स के बीच में जो एसोसिएशन है, इसके दो एल्गोरिथम हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। पहला एसोसिएशन रूल माइनिंग और दूसरा ए प्रायरी एल्गोरिथम। तो चलिए एक एक करके दोनों एल्गोरिथम्स डिस्कस करते हैं। पहले एसोसिएशन रूल माइनिंग समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपके पास एक मार्केट बास्केट डेटा है और आपको आइटम्स एनालाइज करके देखना है कि उनके बीच में कोई इंटरेस्टिंग सी रिलेशंस है या नहीं, कस्टमर्स के खरीदने के बिहेवियर से। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप खुद से ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इन प्रोडक्ट्स के बीच में कोई एसोसिएशन ऑलरेडी है जस्ट बिकॉज कि उन चीजों को साथ में खरीदा गया है। आपको हजारों लाखों ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके उनमें पैटर्न खोजना होगा। अब जैसा कि आप यहाँ देखें, कस्टमर्स जिन्होंने ब्रेड खरीदा है, 60% ने जैम भी खरीदा है। उसी तरह कस्टमर्स जिन्होंने लैपटॉप लिया है, मोस्ट लाइकली वो लैपटॉप बैग भी खरीदते हैं। तो आप इस पैटर्न का एक्चुअली करेंगे क्या। इसी तरह अगर आपको डेटा मिले कि कस्टमर्स जिन्होंने ब्रेड खरीदा उसमें से 80% लोगों ने बटर भी खरीदा, तो इससे आप करेंगे क्या एग्जैक्टली। अब एक बात ध्यान में रखने की है कि ऑलरेडी 80% लोग ब्रेड के साथ बटर ले रहे हैं, तो इन दोनों पे ऑफर्स लगाने का ज्यादा फायदा नहीं है। और आप चालाकी से ब्रेड और बटर को स्टोर के आखिरी कॉलम पे भी रख सकते हैं, जिससे कस्टमर्स को एक काफी लंबा रास्ता कवर करना होगा ब्रेड और बटर तक पहुंचने के लिए, जिसके बीच में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स होंगे और काफी हद तक चांसेस है कि वो इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट्स खरीद लेगा। इसको ही इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं और मैं इसका काफी हद तक शिकार हूँ। मुझे लगता है काफी और लोग भी यही करते होंगे। खरीदना कुछ और होता है, साथ में कुछ और भी खरीद लाते हैं। जो हम घर से सोच कर निकलते हैं अक्सर उससे ज्यादा ही सामान खरीद लाते हैं। ऑल्दो मेरा इंटेंट कुछ ही चीजों खरीदने का था, बट स्मार्ट प्लेसमेंट और स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने काफी चीजें और भी खरीदी। ये तो एक मामूली सा एग्जाम्पल था, बट अगर आप किसी प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट के पास ये डेटा ले जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी सारी इंसाइट्स मिल सकती हैं उससे, जो कि आपके बिजनेस को काफी प्रॉफिटेबल बना सकता है। इसलिए एसोसिएशन रूल माइनिंग एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम माना जाता है जिससे काफी बिजनेसेस प्रॉफिट करती हैं। तो चलिए देखते हैं ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग सिर्फ रूल्स बिल्ड करने के बारे में है और हमने तो बस एक ही रूल देखा है। अगर आप ए खरीदते हो तो आप बी भी खरीदोगे। इस टाइप के रिलेशनशिप को, जिसमें एक आइटम से दूसरी आइटम की रिलेशन पता चलती है, उसे सिंगल कार्डिनैलिटी रूल कहते हैं। मतलब ए खरीदते हो तो आप बी भी खरीदोगे। बट अगर कस्टमर जिन्होंने ए और बी खरीदा है वो सी भी खरीदते हैं, या जिन्होंने ए बी और सी खरीदा है वो डी खरीदते हैं, तो ऐसे रूल्स में कार्डिनैलिटी बढ़ती रहती है और इसके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 आइटम्स है तो जस्ट इमेजिन आप कितने सारे रूल्स बना सकते हो। एक प्रोडक्ट को लेकर बाकी 9,999 प्रोडक्ट के साथ रूल्स निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए एसोसिएशन रूल माइनिंग में हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं जो कि आइटम्स को हर एक इटरेशन पे फिल्टर कर देते हैं। यहीं पे ए प्रायरी एल्गोरिथम आता है। तो एल्गोरिथम समझने से पहले आइए इसके पीछे की मैथ्स को समझे। 3 तरह के मैट्रिक्स होते हैं इसमें, जो कि होते हैं सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट। तो सपोर्ट आइटम ए या कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स ए और बी की फ्रीक्वेंसी एक सेट में कैलकुलेट करता है। तो सपोर्ट से हमें फ्रीक्वेंटली खरीदे हुए आइटम्स के बारे में भी पता चलता है, या फिर कौन से आइटम्स का कॉम्बिनेशन अक्सर लोग फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं। इससे हम उन आइटम्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं जो कम फ्रीक्वेंटली खरीदे जाते हैं। अगला आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमें आइटम्स ए और बी की फ्रीक्वेंसी बताता है। जब हमें ए की फ्रीक्वेंसी पता हो, इससे हमें दो आइटम्स कितने फ्रीक्वेंटली खरीदे जाते हैं उसके बारे में भी पता चलता है। टिपिकली जब आप ए प्रायरी एल्गोरिथम पे काम करते हैं तो आपको सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की मिनिमम वैल्यू भी सेट करनी होती है। बट आप ये वैल्यूज कैसे सेलेक्ट करते हैं? ऑनेस्टली बताओ तो इसका कोई फिक्स तरीका नहीं होता। तो जैसे आपने सपोर्ट की वैल्यू 2 रखी है, इसका मतलब ये है कि जब तक उस आइटम की फ्रीक्वेंसी 2% या उससे ऊपर नहीं है
तब तक आप उस आइटम के बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज नहीं करेंगे। अब इसका सेंस भी बनता है कि ऑब्वियसली आप उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज नहीं करेंगे जो कि बेयरली खरीदा जाता है। तो सेल्स और प्रोडक्ट के हिसाब से आप मिनिमम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस सेट कर सकते हैं। और जब आपने ये वैल्यू सेट कर दी है, अब ये वैल्यूज एल्गोरिथम में डालने से यूजफुल आइटम्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब मान लीजिए फिल्टरिंग के बाद आपके पास अभी भी 5000 रूल्स हैं या कॉम्बिनेशन है, तो हर आइटम के लिए 5000 रूल्स देखना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम एक तीसरी कैलकुलेशन करते हैं जो कि है लिफ्ट। तो लिफ्ट बेसिकली किसी भी रूल की स्ट्रेंथ बताता है। एक बारी इस फॉर्मूले की डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ अगर आप देखें, हमारे पास ए और बी की इंडिपेंडेंट सपोर्ट है, और ये बेसिकली हमें आइटम ए और बी की इंडिपेंडेंट ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी बताता है। अब ऑब्वियसली ए और बी की रैंडम ऑकरेंस और एसोसिएशन में काफ़ी अंतर है। अब अगर लिफ्ट के डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ए और बी की अकरेंस रैंडमली ज़्यादा है, किसी रूल की वजह से नहीं। तो लिफ्ट की वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सेट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए उस रूल पे हमें ध्यान देना चाहिए या नहीं। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो वो रूल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब इन टर्न वो रूल ज़रूरी है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगर मैं कहूँ आपको कि आइटम ए और आइटम बी की लिफ्ट वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए खरीदते हो तो आइटम बी खरीदने के आसार 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हमें इन्हीं 3 मेजर्स के बेसिस पे रूल्स निकालने हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल समझने से पहले ए प्रायोरी एल्गोरिथम को भी समझते हैं। तो ए प्रायोरी का बेसिक पर्पस है देखना कि कौन सी आइटम सेट्स फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। लेट्स से कि हमारे स्टोर में 5000 आइटम्स हैं, तो ये एल्गोरिथम हमें टॉप 10 या 15 आइटम्स का सेट देगा जो कि फ्रीक्वेंटली खरीदे जाते हैं। तो यदि मेरे एल्गोरिथम मुझे 5000 आइटम्स में से 10-15 आइटम्स देता है, तो मैं इन आइटम्स की अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ और अलग अलग रूल क्रिएट्स कर सकता हूँ। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मुझे लग रहा है, तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो लेट्स से कि हमारे एल्गोरिथम ने हमें ये 5 आइटम्स दिए ए बी सी डी और ई, मतलब ये 5 सबसे फ्रीक्वेंटली खरीदे जाते हैं। ये 5 आइटम्स ने मिनिमम सपोर्ट वैल्यू को भी पास किया होगा, तभी ये लास्ट स्टेज तक पहुंचे हैं। अब कैसे हमें इन 5 आइटम्स की लिस्ट मिली है, ये जानते हैं। सपोज हमारे पास 5 ट्रांजैक्शन है जिनकी ट्रांजैक्शन आईडी है T1, T2, T3, T4 और T5। अब यहाँ मिनिमम सपोर्ट वैल्यू 2 लिया है हमने। इसका मतलब ये है कि 5 में से मिनिमम 2 ट्रांजैक्शंस में आइटम को पास होना होगा टू क्रॉस द मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया। तो पहला स्टेप होता है आइटम सेट बनाना ऑफ साइज 1। तो इस C1 टेबल में यदि आप देखें, हमारे पास सारे आइटम सेट्स है 1, 2, 3, 4 और 5। तो आइटम 1 की सपोर्ट वैल्यू इसमें 3 ली गई है। अब ये 3 कहाँ से आया? तो आप देखें कि इन पांचों ट्रांजैक्शन में 1 3 बारी आया है, T1, T3 और T5 में। तो इसी तरह हमने हर आइटम की सपोर्ट वैल्यू निकाल ली है। और आप ध्यान से देखें तो आइटम 4 की सपोर्ट वैल्यू 1 है यहाँ, जो कि मिनिमम वैल्यू 2 से कम है। तो इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे पास ये नया टेबल है F1, जो कि एक आइटम सेट रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे पास आइटम्स 1, 2, 3 और 5 हैं। तो अब इन 4 आइटम से हम नया सेट बनाएंगे जिसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा होगी। तो अब हम 1, 2, 3 और 5 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, जो कि है 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5 और 3, 5। और हम सेम तरीके से हम इनकी सपोर्ट्स निकालेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 1 और 2 साथ में कितने ट्रांजैक्शन में ऑकर करता है, तो वो सिर्फ ट्रांजैक्शन 3 में है। फिर हम देखेंगे 1 और 3 कैसे ऑकर करता है साथ में, तो वो आएगा ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T5 और ट्रांजैक्शन T3 में। तो इसलिए उसकी सपोर्ट वैल्यू 2 है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो 1, 2 जो हमारा सेट है उसकी सपोर्ट वैल्यू 1 है, जो कि 2 से कम है। ये हमारा सेकंड इटरेशन था। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आइटम सेट बनाएंगे जिसकी कार्डिनैलिटी 3 है, और उससे पहले हम 1, 2 को डिस्कार्ड भी कर देंगे। अब यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हमें ये सेट के सबसेट्स देखने होंगे। जैसे 1, 2, 3 का सबसेट्स है 1, 2, 1, 3 और 2, 3। इसमें हम देखेंगे कि सबसेट्स की सपोर्ट अगर 2 से कम है तो हम उस पूरे ही सेट को डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सेट जिसमें 1, 2 आता है, दूसरे सेट जिसमें 1, 2 आता है, तो हम इन दोनों ही सेट्स को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि 1, 2, 3 और 1, 2, 5 इन दोनों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को हटाने के बाद हमारे पास बचते हैं 1, 3, 5 और 2, 3, 5। तो अब इसकी सपोर्ट वैल्यू निकाल के देखते हैं, जो कि है 2। 1, 3, 5 अकर होता है हमारे T3 में और
T5 में और 235 अकर होता है T3 में और T2 में। अब अगर हम कार्डिनैलिटी को 4 करते हैं तो उसकी सपोर्ट आती है 1 जो कि 2 से कम है। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे थर्ड इटरेशन पे। अब ये जो हमारे दो आइटम सेट्स है ये लास्ट फ्रीक्वेंटली आइटम सेट है। तो अब यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि हमने अभी तक कॉन्फिडेंस या लिस्ट नहीं कैलकुलेट किया है। तो लेट्स अज्यूम कि कॉन्फिडेंस 60% है। तो रूल के हिसाब से आई के हर सबसेट एस के लिए एस रिकमेंड्स आई टू एस। तभी सपोर्ट ऑफ आई डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ एस को मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू जो कि 60% से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर हम पहले सेट को देखें 1 3 5 तो 1 3 पहला सबसेट लेकर हम पहला रूल देखेंगे। अगर कोई 1 और 3 खरीद रहा है तो वो 5 भी खरीदेगा। इसका कॉन्फिडेंस 66.66% है जो कि 60 से ज्यादा है। इसी तरह हमने सारे रूल्स डिफाइन किए हैं और अगर हम रूल 5 और 6 को देखें इनकी कॉन्फिडेंस 60 से कम है। अब अगर हम रूल 5 को गौर से देखें ये रूल ऐसा कह रहा है कि अगर हम 3 खरीदते हैं तो हम 1 और 5 भी खरीदेंगे। अब ये आपको रूल 1 के जैसा ही लग रहा होगा बट ये काफी अलग है क्योंकि ऑर्डर बहुत ही जरूरी होता है देखना। आइटम्स के ऑर्डर मैटर करते हैं जब आप रूल्स बना रहे हैं। अब आखिरी स्टेप आता है लिफ्ट कैलकुलेट करना कि उन्हीं रोल्स को लेके जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो उसके लिए आइए डेमो के साथ समझते हैं इस चीज को। तो गाइज मैं ये डेमो आर लैंग्वेज में करूंगा और अगर आपको आर आती है तब तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर आपको आर नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको ये समझाऊंगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में आर लैंग्वेज का एक ट्यूटोरियल दिया है। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो देखकर वापस यहाँ से रिज्यूम करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देख लें क्योंकि ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और इसी बहाने आप आर भी थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। चिंता न करें, मैं हर स्टेप अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब जितना हमने सीखा है मार्केट बास्केट एनालिसिस और ए प्रायरी वो सब हम अभी देखेंगे और यहाँ हम एक बड़ा डेटा सेट ले रहे हैं जिसमें हजारों ट्रांजैक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये है ट्रांजैक्शनल डेटा जो कि CSV फॉर्मेट में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक एक ट्रांजैक्शन है हर डेटा का, वो भी CSV फॉर्मेट में। तो आप देख सकते हैं हमारे जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन है उसमें हमारे पास है सिट्रस फ्रूट, सेमी फिनिश ब्रेड, हमारे पास है मार्जरीन और है हमारे पास रेडी सूप। और ऐसे ही हमारे पास हजारों ट्रांजैक्शंस है जो कि CSV फॉर्मेट में है और इस CSV फाइल का नाम है groceries.csv। तो चलिए एक बारी डेमो देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। अब आर की एक खास बात है कि इसमें काफी पैकेजेस आते हैं जो कि आपके एल्गोरिथम में बहुत ही मदद करेंगे। ए रूल्स ये जो पैकेज है ये सारे एल्गोरिथम्स की जानकारी रखता है, तो इससे यूज करने से हमें हर एल्गोरिथम को हार्ड कोड नहीं करना होगा क्योंकि एल्गोरिथम लिखने में काफी टाइम लग जाता है और यूजुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एल्गोरिथम को हार्ड कोड करें। तो ए रूल्स पैकेज काफी हद तक फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करेंगे जो कि ए रूल पैकेज को इंस्टॉल करेगा। किसी भी लाइन को आर में रन करने के लिए आप उस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे रन बटन को प्रेस करें। तो इंस्टॉल करने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है लाइब्रेरी ए रूल्स करना। तो अब लाइब्रेरी ए रूल्स से हम इस पैकेज को लोड करते हैं। अब हम अपने डेटा को लोड करेंगे जो कि काफ़ी रॉ फॉर्मेट में है जो है groceries.csv और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे read डॉट ट्रांजैक्शंस क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस रीड कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे अपना पाथ जहाँ पे ये फाइल सेव्ड है जो है डी डेटा साइंस हिंदी ग्रोसरीज में। और सेपरेशन के लिए हम कॉमा देंगे क्योंकि ये CSV फाइल है, सेपरेशन इज कॉमा डिलिमिटेड, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV। तो आइए एक बारी इस डेटा के ऊपर नज़र डालते हैं, एक बारी देखें ये ग्रोसरी डेटा आखिर कह क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें आउटपुट पे मिला ट्रांजैक्शन इज इन स्पार्स फॉर्मेट जिसमें हमारे पास 9835 ट्रांजैक्शंस यानी कि रोज हैं और 169 आइटम्स यानी कि कॉलम्स हैं। तो अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 9835 रोज हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आखिरी रो है हमारा 9835 रो जिसमें हमारे पास है चिकन, ट्रॉपिकल फ्रूट, अदर वेजिटेबल्स, विनेगर और शॉपिंग बैग्स। अब अगर हम समरी डेटा GR करें तो ये हमारे डेटा सेट की हमें समरी प्रोवाइड करता है जो कि हमारा ट्रांजैक्शन है उसकी एक ये समरी प्रोवाइड करेगा। तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि आइटम्स जो एक बार ही अकर हो रहे हैं वो हमारे पास 2149 है। आइटम्स जो दो बारी प्रेजेंट हो रहे हैं उनकी साइज है 1643
और इसी तरह 32 बार अकर होने वाले आइटम्स वो है 1, 29 बार अकर होने वाले आइटम्स है 3। और अगर आप ऊपर देखें तो ये हमें फिर बताता है कि हमारे पास कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और ये हमें बताता है मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स कौन कौन से हैं। तो होल मिल्क हमारे पास 2113 टाइम्स आता है, वेजिटेबल्स जो है वो 1903 बार ही आते हैं। उसी तरह योगर्ट हमारे पास 1372 टाइम्स आता है। अब अगर हम इंस्पेक्ट अपने डेटा सेट पे लगाएं तो ये हमें एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को इंस्पेक्ट करता है और ये हमें दिखाता है कि हर ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम्स हैं। यदि मैं शुरू के टॉप 3 आइटम्स को सिर्फ इंस्पेक्ट करना चाहूँ और देखना चाहूँ तो वो क्या है, तो उसके लिए मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1:3 डालूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला है हमारा सिट्रस फ्रूट, मार्जरीन, रेडी सूप, सेमी फर्निश्ड ब्रेड जो हमने देखा। दूसरे ट्रांजैक्शन में हमारे पास है कॉफी, ट्रॉपिकल फ्रूट और योगर्ट। और तीसरे ट्रांजैक्शन में हमारे पास सिर्फ है होल मिल्क। उसी तरह अगर आप 1001 से 1000 तीसरे ट्रांजैक्शन को सिर्फ देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब चलिए आइटम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो आइटम फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमें सपोर्ट वैल्यूज प्रोवाइड करता है, और वो भी हर आइटम के लिए। तो जो पहला आइटम था हमारा अब्रेसिव क्लीनर, तो उसकी सपोर्ट वैल्यू 0.003 है। और उसी प्रकार अगर हम टॉप 6 आइटम्स की फ्रीक्वेंसी देखें यानी कि सपोर्ट वैल्यूज, तो आप देख सकते हैं अब्रेसिव क्लीनर की, आर्टिफिशियल स्वीटनर की 0.003 है, बेबी कॉस्मेटिक, बेबी फूड, हमारे पास बैग्स है और बेकिंग पाउडर्स भी हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इन आइटम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको एडिशनली सपोर्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी तो आप वो भी कर सकते हैं, वरना वो बाय डिफॉल्ट 0.1 ले देता है। तो अगर मैं इसको रन करूं आइटम फ्रीक्वेंसी प्लॉट अपने डेटा सेट पे और सपोर्ट डालूं 0.08, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास है बॉटल्ड बियर, बॉटल्ड वाटर, सिट्रस फ्रूट, और साइड में इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हैं होल मिल्क की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं अदर वेजिटेबल्स, उसके बाद रोल्स एंड बंस और सोडा। अगली लाइन पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास है टॉप एन इक्वल्स 15 आइटम फ्रीक्वेंसी प्लॉट, डेटा जीआर जो कि हमारा डेटा है ग्रोसरी स्टोर का, और टॉप एन 15। तो टॉप एन 15 से हमें ये पता चलता है कि टॉप 15 वो कौन से आइटम्स हैं, और हम उनकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार उसको प्लॉट करके देखें क्या होता है। और ये ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में लेता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया, होल मिल्क सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है, फिर अदर वेजिटेबल, रोज, बंस, सोडा, योगर्ट, बॉटल वाटर, और ये है कैंड बियर तक। तो अगर मैं इस टॉप 15 को चेंज करके टॉप 5 कर देता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ, तो हमारे पास टॉप 5 आइटम्स जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, उसका एक प्लॉट हमारे पास अवेलेबल होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है मॉडल बनाना। तो हम मॉडल 1 बना रहे हैं जिसे हम यूज कर रहे हैं ए प्रायरी, और जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा ट्रांजैक्शनल डेटा। तो इस पर ए प्रायरी एल्गोरिथम लगाते हैं और एक बारी मॉडल 1 हम देखते हैं इसमें एक्चुअली है क्या। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमें दिखा रहा है सेट ऑफ जीरो रूल्स, और इसकी समरी अगर देखें हम तो वो भी दिखा रहा है हमें सेट ऑफ जीरो रूल्स। अब आप कहेंगे ये हमें सेट ऑफ जीरो रूल्स क्यों दे रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ए प्रायरी का मेन मकसद ये होता है कि वो हमें कुछ गिने चुने आइटम्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उन पे रिलेटेड रूल्स देता है। और बाय डिफॉल्ट अगर हमने सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मेंशन नहीं किया है तो ये उसकी सपोर्ट की वैल्यू 0.1 लेता है और कॉन्फिडेंस की वैल्यू 0.8 लेता है। 0.1 सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 ट्रांजैक्शंस है तो उसमें से 10 ट्रांजैक्शंस में वो आइटम होगा। तो ये होना काफ़ी मुश्किल है। तो उसके बाद हम एक नया मॉडल बनाएंगे और काफ़ी रियलिस्टिक सपोर्ट और कॉन्फिडेंस डालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाल रखा सपोर्ट 0.01 और कॉन्फिडेंस डाल रखा है 0.5, और ये हमारा मॉडल 2। अब आइए एक बार मॉडल 2 पे देखें इसका आउटपुट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया इट हैज़ अ सेट ऑफ 15 रूल्स। तो यहाँ हमारे पास 15 रूल्स हैं, और एक बार अगर हम समरी देखें तो हमें अच्छे से पता चल जाए कि एक्चुअली इस मॉडल में क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेट ऑफ 15 रूल्स, रूल एंड डिस्ट्रीब्यूशन LHS प्लस RSS, और यहाँ मेंशन्ड है 3। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 15 रूल्स हैं जिसमें 3 आइटम्स हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट की, कॉन्फिडेंस की और लिफ्ट की और काउंट की, इन चारों की हमारे पास अलग अलग मेजर्स है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, जैसे कि मिनिमम क्या है, मीन क्या है, मैक्सिमम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डेटा में टोटल ट्रांजैक्शंस कितने हैं, 9835। सपोर्ट हमने मेंशन किया 0.01 और कॉन्फिडेंस 0.5। तो ये तो था हमारे नए वाले मॉडल 2 का समरी। अगर हम इस मॉडल को इंस्पेक्ट करें
तो आप देख सकते हैं इसने हमें LHS, RHS, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट दिया है। तो ये इंस्पेक्ट एक्चुअली में क्या करता है कि ये इस मॉडल के जितने भी रूल्स हैं उनको एक एक करके दिखाता है हमें। जैसे कि अगर हम सिर्फ पहले के 3 रूल्स पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं हमारे पास LHS में है कर्ड, योगर्ट और RHS में है होल मिल्क। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कर्ड और योगर्ट खरीदा है तो वो होल मिल्क भी खरीदेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिफ्ट और काउंट भी है। तो अगर हम पहले रूल की ओर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि अगर कोई कस्टमर कर्ड और योगर्ट खरीदता है तो उसके होल मिल्क खरीदने की चांसेस 2.2 टाइम्स है। या फिर अगर कोई बटर और अदर वेजिटेबल्स खरीदता है तो उसके होल मिल्क खरीदने के चांसेस 2.24 टाइम्स है। अगर हम अपने मॉडल को सॉर्ट करना चाहे लिफ्ट के अकॉर्डिंग और देखें तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे अपने मॉडल 2 पे और सॉर्ट करेंगे उसे बाय लिफ्ट और इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे हमारे पास आता है सिट्रस फ्रूट और रूट वेजिटेबल। अगर किसी ने सिट्रस फ्रूट खरीदा है और रूट वेजिटेबल्स खरीदे हैं तो उसके अदर वेजिटेबल्स खरीदने की लिफ्ट वैल्यू है 3.02, यानी कि वो 3 गुना चांसेस है कि वो अगर सिट्रस फ्रूट एंड रूट वेजिटेबल्स खरीद रहा है तो वो अदर वेजिटेबल्स भी खरीदेंगे। तो अगर हमने पता करना है कि किसी भी स्पेसिफिक आइटम के बारे में हम कौन कौन से रूल्स हम जनरेट कर सकते हैं तो उसके लिए ए प्रायोरी में हमें काफ़ी पैरामीटर्स इन्वॉल्व करने होंगे। तो पैरामीटर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो यहाँ हम एक मॉडल 3 बना रहे हैं जिसमें ए प्रायोरी यूज़ हो रहा है और हमारा जो डेटा सेट है यानी कि ट्रांजैक्शनल डेटा वो यूज़ कर रहे हैं हम। पैरामीटर्स में हमने लिस्ट दी है, सपोर्ट मेंशन किया है अपना 0.01, कॉन्फिडेंस मेंशन किया है 0.2। अब अपीयरेंस में हम लिस्ट में दे रहे हैं डिफॉल्ट में RHS यानी कि जो आउटपुट आएगा, एंड LHS में हम दे रहे हैं होल मिल्क और योगर्ट। तो ये एक हमारा मॉडल 3 हो गया। आइए हम इसे रन करके देखते हैं और एक बार इसकी समरी देखते हैं। और उसी तरह अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 9 ट्रांजैक्शंस हैं। तो LHS में हमारे पास योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट और होल मिल्क है या फिर होल मिल्क या योगर्ट है। तो अगर कोई इंसान या कोई कस्टमर योगर्ट खरीदता है तो उसके ट्रॉपिकल फ्रूट खरीदने की लिफ्ट वैल्यू 2 है, यानी कि उसके ट्रॉपिकल फ्रूट खरीदने की चांसेस 2 गुना है। उसी तरह अगर हम छठे ट्रांजैक्शन की ओर ध्यान दें तो होल मिल्क और योगर्ट अगर किसी ने खरीदा है तो उसके ट्रॉपिकल फ्रूट खरीदने के भी चांसेस 2.5 टाइम्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब हम चाहे तो हम इन मॉडल्स को विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि है ए रूल्स विर्स, जो कि हमें विजुलाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। तो लाइब्रेरी करके हम इसे लोड करेंगे और हम प्लॉट करते हैं अपना मॉडल 3 और देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक प्लॉट है जिसमें हमारे पास कॉन्फिडेंस, सपोर्ट और लिफ्ट वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 9 रूल्स हैं और कलर इंटेंसिटी के हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये रूल्स कैसे कैसे होंगे और इनकी लिफ्ट वैल्यूज कितनी हैं। तो गाइज ये तो था डेमो हमारा डेटा साइंस के ऊपर। तो चलिए वापस से अपने प्रेजेंटेशन की ओर। अब डेटा साइंस एक रिलेटिवली न्यू फील्ड है और आप सोच रहे होंगे कि किसी भी फील्ड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है आखिर, अचानक से कैसे ये लाइमलाइट में आ गया। सभी डेटा साइंस की बातें कर रहे हैं और ये काफ़ी चर्चा में है। आजकल बहुत ही मैसिव डेटा प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री में हर मिनट, और इस डेटा का मीनिंग निकालने की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। यानी कि इस डेटा से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालना हर किसी कंपनी का एक ख्वाब सा बन गया है। तो आइए कुछ डेटा साइंस फैक्ट्स देखते हैं। तो फोर्ब्स के मुताबिक डेटा साइंस फील्ड से रिलेटेड जॉब्स अगर आप देखें तो ये 2020 में 3,64,000 तक इंक्रीज हो जाएगा। और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो ये करीब 120 के डॉलर्स है यूएस में। और इंडिया में बड़ी टेक जायंट कंपनीज लाइक IBM, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर 10 से 15 लाख पर एनम भी देती हैं। और स्किल डेटा साइंटिस्ट की शॉर्टेज इतनी है कि आप आसानी से सीख कर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी शॉर्टेज बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इसको समझना आसान नहीं, काफ़ी मुश्किल है। तो यही सही मौका है, सीख सकते हैं उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में। मैं इस ट्रेनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा आपके लिए ताकि आप खुद ही देख सकें कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। और डेटा साइंस सीखकर आई होप कि आपको काफ़ी इंसाइट्स निकालने का मौका मिलेगा और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक IBM, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर और इवन स्टार्टअप्स भी डेटा साइंटिस्ट की तलाश में हैं। अगर हम चौथे अपने फैक्ट पे आए और अगर हम ट्रेंड देखें तो बिजनेसेस जो डेटा एनालाइज करती हैं उनमें हम 430 बिलियन डॉलर्स की प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस सेशन की अंत तक आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा और
सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए हों। और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि लोग आसानी से हिंदी में काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझ सकें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया एंड गुड बाय।